नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता की अनूठी पदयात्रा दूसरे दिन भी जारी है। बाबा बागेश्वर के नेतृत्व में हजारों भक्त पैदल चल रहे हैं। ये यात्रा 7 नवंबर को छतरपुर मंदिर से शुरू हुई और 16 नवंबर को वृंदावन में जाकर खत्म होगी। ग्राउंड जीरो से देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली वृंदावन हाईवे पर सनातनियों की भीड़ उमड़ी है। बाबा बागेश्वर की अपील पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे हैं। सुबह से शाम तक जय श्री राम, हर हर महादेव की जयकारे गूंज रहे हैं। जगह जगह पर स्वागत हो रहा है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब एक साथ पदयात्रा में सहयात्री बने हैं। बाबा बागेश्वर का साफ संदेश है कि हिंदू एकता ही हमारी ताकत है। सबसे पहले बाबा जी, आपने रोड पे जलपान किया, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यात्रा है और यात्रा में प्रातः काल से प्रारंभ हुई है, तो सब लोग भी प्रसाद रोड पर ही पा रहे हैं। स्वाभाविक है कि हम भी रोड पर ही पाएंगे। दूसरी बात, संदेशा सिर्फ यही है कि जैसे रोड पर सड़क पर बैठकर हिल मिल कर सब प्रसाद पा रहे, ऐसे ही हिंदू एक हो जाए। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को समर्थन देने के लिए खेल जगत के सितारे भी पीछे नहीं हैं। शिखर धवन, उमेश यादव तो इस यात्रा का हिस्सा बने ही, साथ ही द ग्रेट खली ने पद यात्रा में कदम मिलाए। यात्रा का एक ही मंत्र है, जाति का भेद मिटाओ, हिंदू एक हो। बहुत अच्छी सोच है कि भी हमारा जो ऊंच नीच है जाति पाति में, तो उसको बराबर लाना है। तो बहुत अच्छी सोच है उसके साथ। बिल्कुल यूनिटी आएंगी, जब सारे लोग इकट्ठे होंगे तो यूनिटी आएंगी फिर पदयात्रा में आप शामिल हुए हैं, आप पूरी अभी पदयात्रा में रुकेंगे क्या? जहाँ देखो कहाँ तक जाते हैं, पूरे नहीं जाएंगे तो कुछ तो जाएंगे। पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ये यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक एकता का संदेश है। बाबा जी, जिस तरह से आप सनातन एकता की बात कर रहे हैं, कई लोग हैं जिनका कहना है कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है, कई लोगों का कहना है कि ईसाई धर्म के खिलाफ है। इसी आप कैसे देखते हैं? ये केवल हिंदुओं के पक्ष में है, किसी के खिलाफ में नहीं। जिनको खिलाफ लग रहा है उनकी मानसिकता बहुत संकुचित है, बहुत छोटी सोच के वो लोग। सनातन हिंदू एकता यात्रा में देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पद यात्रा के दौरान एक अलग ही दृश्य देखने को मिला, जब एक श्रद्धालु के बाएं पैर के अंगूठे में चोट लग गई, जिसके बाद खुद बाबा बागेश्वर मरहम पट्टी करने लगे। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के दूसरे दिन की ये तस्वीरें एकता समरसता को बताने के लिए काफी हैं। 10 दिवसीय इस पदयात्रा का 16 नवंबर को वृंदावन में भव्य समापन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी ने आज वाराणसी से 4 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। ये नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कई रूट्स पर चलेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के साथ भी ट्रेन में सफर किया और लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत की शुरुआत की। कई रूट्स पर चलने वाली ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्ट करेगी बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बंगलुरु को। और इस दौरान स्कूली बच्चों से पीएम मिले, उनके साथ संवाद किया और उन्होंने बच्चों को बताया कि भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, निरंतर तरक्की के रास्ते पर है भारत। तेज गति से आगे बढ़ने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। घड़ी आ गई जबकि भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर पीएम मोदी ने अपने काशी दौरे के दौरान 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन पीएम ने बनारस रेलवे स्टेशन पर 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया।
इन 4 में से 2 वंदे भारत ट्रेन यूपी को मिली हैं। चारों वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु मार्गों पर चलेगी। पीएम ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम में एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इससे भारत का रेल नेटवर्क और मजबूत हो जाएगा। वंदे भारत ट्रेन यात्रा के समय को कम करती है, पर्यटन और देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में भी सहायक है। अधिकारियों के मुताबिक बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस दूसरी ट्रेनों की तुलना में लगभग 2 घंटे 40 मिनट समय की बचत करेगी। और अगर इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इसमें कुछ नए फीचर्स जोड़े गए हैं। सबसे पहले जो फीचर्स बहुत चर्चा में है वो ये है टॉक बैक यूनिट, यानी कि आप अपने पायलट, लोको पायलट से इस पर जो है बातचीत कर सकते हैं इस टॉक बैक से। ये देखिए यहाँ पे पुश का बटन है और जैसे ही आप करेंगे विट का वहाँ से माइक आएगा, उसके बाद आप जो है बात कर सकते हैं। यानी कि आपको कोई समस्या है तो आप सीधे अपने पायलट, लोको पायलट से कर सकते हैं। दूसरा देखिए ये खास फीचर्स, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन, रेक इंफॉर्मेशन इस पर है। इसके अलावा सेंट्रल एसी कंट्रोल भी शायद मुझे लगता है इससे होगा। हम बात भी कर लें इसका क्या फीचर्स है, क्या मतलब होता है। एक्चुअली ये सेंट्रल कंट्रोल्ड है, एक जगह से ही सारी चीज़, सारे एसी प्लांट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से। और प्लस गाड़ी की जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि हमारा लोड, कैपेसिटी, स्पीड, सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, और यहाँ से कंट्रोल की जा सकती है। टोटल ट्रेन इससे कंट्रोल हो जाएगी विदाउट ड्राइवर। विदाउट ड्राइवर। और बाथरूम और डोर्स के जो वो हैं वो सारे कंट्रोल हैं। ऑटोमेटिक डोर कंट्रोलिंग भी हो सकती है यहाँ से, और एसी कंट्रोल हो सकता है। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ पीछे किचन है, मुझे लगता है मिनी पेंट्री है। मिनी पेंट्री है जिसमें हॉट केस वगैरह लगे हुए हैं और नीचे बॉटल कूलर लगे हुए हैं। अच्छा, और साथ में आपके आरओ साइड से प्लांट लगा के और पानी, गर्म पानी, डायरेक्ट गर्म पानी देने का व्यवस्था लगाया गया है। हॉट वाटर, मतलब गर्म पानी डायरेक्ट देता है। पीएम मोदी खुद ट्रेन में सवार हुए और यहाँ भी अपने अंदाज में नजर आए। उन्होंने ट्रेन में सवार बच्चों से बात की। इस दौरान उन्होंने बच्चों की बनाई गई पेंटिंग को भी देखा और सराहा। इस दौरान छात्र ने पीएम मोदी को कविता भी सुनाई, जिसे पीएम मोदी ने बड़े ध्यान से सुना। बदल रहा है, सदा सनातन सदा पुरातन, ये मेरा बनारस बदल रहा है बनारस ने जब से ढंग बदला, है बनारस ने जब से संग बदला, विहंग सा उड़ता ऊंचे ऊंचे, विहंग सा उड़ता ऊंचे छोड़े, नए क्षितिज पे मचल रहा है, सदा सनातन सदा पुरातन, ये मेरा बनारस बदल रहा है जम्बू द्वीप का प्राण बिंदु, ये मोक्षदायिनी का स्वर यही है, दिन प्रतिदिन निखर रहा है, सदा सनातन सदा पुरातन, ये मेरा बनारस बदल रहा है। वाराणसी खजुराहो वंदे भारत के C1 कोच पे हूँ। ये कोच महत्वपूर्ण क्यों है, इस पर पहले बता दूं कि यही वो कोच है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाने से पहले आए और यहाँ पर उनके सबसे फेवरेट यानी कि बच्चे इस कोच में स्पेशली हैं। ये बच्चों वाला कोच है और यही प्रधानमंत्री ने इन बच्चों से बातचीत की। तस्वीरें ली आप लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ? क्या बोला प्रधानमंत्री ने? आपसे बात हुई थी? किससे बात कहा? किससे? आपसे बात हुई थी? क्या बात हुई आपसे? क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सृष्टि कुमारी है और मैंने अपनी ड्राइंग रिप्रेजेंट की थी जो उनको काफी पसंद है, वो ले गए। मैंने उनकी योजनाओं के ऊपर एक कविता लिखी थी, आत्मनिर्भर भारत के। क्या सुना सकते हैं आप? जी। जनमन की आशा को जैसे पूर्ण और उद्धार किया, हार नहीं मानेगा भारत, सबने यह स्वीकार किया, शक्ति की ऐसी लकीर उकेरी अंबर से समंदर तक, अध्यात्म योग शिक्षा चिकित्सा तकनीकी में AI तक, शासन और सुशासन की वो अद्भुत ऐसी नींव रची, बाल युवा प्राण और महिला के होठों पे है गीत सजी। पीएम मोदी बच्चों के कंधे पर हाथ रखकर बातचीत करते नजर आए। अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की खासियत भी जानते हैं। वंदे भारत ट्रेन एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सुरक्षा के साथ आधुनिक सुविधाएं शामिल है। ये कवच सिस्टम जैसी सुरक्षा तकनीक से लैस है। इसमें स्वचालित दरवाजे, आरामदायक सीटें, वाईफाई, GPS आधारित यात्री सूचना प्रणाली और CCTV कैमरे जैसी सुविधाएं हैं। कैमरे हैं कि ये सिक्योरिटी के लिए ऑटोमेटिकली डोर क्लोज हो जाएंगे। अगर जैसे आप डोर के सामने खड़े होंगे ऑटोमेटिकली डोर बंद हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली डोर बंद हो जाएंगे और जैसे आप खड़े होंगे तो खुल भी जाएंगे। कैसे खुल जाएंगे? तो और कुछ फीचर्स तो सामान है, वॉशरूम है, उसके इंटीरियर थोड़ा सा अलग किया गया है। तो तमाम सारे जो फीचर्स हैं सिक्योरिटी के लिहाज से फीचर्स नए जोड़े गए हैं। देश के रेल नेटवर्क में रफ्तार, आराम
और आधुनिकता का प्रतीक बन चुकी वंदे भारत एक्सप्रेस की ये नई ट्रेनें अब यात्रियों के सफर को और भी सुगम बनाएंगी। इन 4 नई ट्रेनों के साथ देश में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 164 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी 10 नवंबर को अब तक की सबसे बड़ी बैठक करने जा रही है। इस बैठक के लिए पार्टी ने यूपी के सभी जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों को लखनऊ बुलाया है। क्या है एसआईआर के जरिए विधानसभा चुनाव में बिगुल फूंकने का प्लान, ये रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को आक्रामक खेलना चाहती है। शायद यही वजह है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश कर रही है। 10 नवंबर को पार्टी कार्यालय में बड़ी बैठक है, जिसमें जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि एसआईआर को लेकर कैसे जमीन पर काम करें। देखिए, समाजवादी पार्टी एसआईआर को लेके सतर्क है, पीडीए को लेके सतर्क है। पीडीए के वोट हम कटने नहीं देंगे, इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने जिला और महानगर अध्यक्षों की 10 नवंबर को बैठक बुलाई है। आदरणीय अखिलेश यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, उस बैठक में रहेंगे और जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों को निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरह से पीडीए के वोट को बचाना है। ये बैठक एक तरह से यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के बिगुल फूंके जाने की आवाज मानी जा सकती है। वैसे तो एसआईआर एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। समाजवादी पार्टी भी टेस्ट करेगी अपनी बूथ कमेटी का, अगर कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो उसमें बदलाव भी करेगी। बाकी दल भी इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी बढ़त बना रही है, वो उनकी ये तेजी बताती है कि 2027 को लेकर वो बहुत गंभीर हैं और इस एसआईआर के मौके को एक तो नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ कि ये वोट काटना चाहती है, दूसरा वो अपने फेवर में माहौल बनाएंगे। बहरहाल बीजेपी से चुनाव लड़ना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे साल हमेशा चुनाव मोड में रहती है। ऐसे में एसआईआर हालांकि एक कानूनी प्रक्रिया जरूर है, लेकिन इसी बहाने दूसरे दलों की भी चुनाव के लिए बेहतरीन तैयारी हो जा रही है। एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। आराधना मिश्रा ने वार किया तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी तीखे अंदाज में पलटवार किया। इस तरह से हरियाणा का डेटा राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने रखा। क्या इससे इनकार किया जा सकता है कि गलत तरीके से एक एक घर में 500 लोग रह रहे हैं, वोटर रह रहे हैं, 100 लोग वोटर रह रहे हैं? ऐसा स्पष्ट हो गया कि एक ब्राजील की नागरिक, वो हिंदुस्तान के हरियाणा के कई पोलिंग बूथों पे उसका नाम दर्ज था, उसकी फोटो इस्तेमाल की गई, अलग अलग नामों से की गई, अलग अलग पतों से की गई, जबकि जो मैंने पढ़ा कि वो कभी हिंदुस्तान आई भी नहीं। महागठबंधन हताशा के गर्त में डूब गया है, चाहे श्री तेजस्वी यादव, चाहे श्री राहुल गांधी, चाहे श्री अखिलेश यादव। ये तीनों की तिकड़ी देखना 14 तारीख को दोपहर के बाद विदेश का टिकट कटा करके शहर पे निकल जाएंगे, क्योंकि फिर आप लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे। वोट चोरी इशू बन पाया सर इस बार? वोट चोरी इशू है ही नहीं। इस प्रकार की बचकाना हरकत श्री राहुल गांधी ही कर सकते हैं। जहां चुनाव 1 वर्ष पहले हुआ, बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तालाब में कूद रहे हैं और तालाब से डुबकी लगा के निकल करके सीधा दिल्ली पहुंच जा रहे हैं, कह रहे हरियाणा में वोट चोरी हुआ। अरे तुम्हारी कांग्रेस पार्टी का मर गई थी क्या? संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने से शुरू हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि संसद का शीतकालीन सत्र आगामी 1 दिसंबर से चालू होगा, जो 9 दिसंबर तक चलेगा। 2013 के बाद सबसे छोटा शीतकालीन सत्र होगा, जो कि मात्र 15 दिन ही चलेगा। संसद का मानसून सत्र इस बार 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। ये कहा जा सकता है कि ये सत्र बहुत छोटा है और केवल 15 कार्य दिवस ही इस सत्र में होना है। हालांकि आपको बता दूं कि संसदीय कार्य मंत्री ने ये कहा कि जरूरत के हिसाब से इस सत्र को बढ़ाया भी जा सकता है। सत्र छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव और उसके परिणाम के बाद इस सत्र में कई बातें साफ हो जाएगी।
आपको बता दूं कि पिछला सत्र यानी संसद का मानसून सत्र एसआईआर के मसले पर पूरी तरीके से धुल गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने साफ किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब पूरे देश में एसआईआर लागू किया जाएगा। अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। बिहार चुनाव पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महागठबंधन बहुत अच्छा लड़ रहा है और महागठबंधन ही जीतेगा। राहुल गांधी के सहयोग से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छी स्थिति है और गठबंधन को चांस है, तो ये हम गठबंधन के लोगों को भी एक विश्वास पैदा हुआ है कि ये जो चुनाव ठीक ढंग से चल रहा है और गठबंधन जरूर जीतेगी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे राहुल जी के सपोर्ट से, और राहुल जी जो गठबंधन के लोग मिलके काम कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और आज प्रियंका गांधी भी खुद फील्ड में उतर के अब कम से कम 10-15 मीटिंग उन्होंने की। सभी लोग हमारे पार्टी के काम कर रहे हैं और दूसरे गठबंधन के लोग भी काम कर रहे हैं, तो ये आशा है हमको जरूर हम जीतेंगे। सर, आप लोगों की तरफ से सवाल खड़े होते हैं कि एनडीए का चेहरा कौन होगा। हालांकि एनडीए की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। वो नेतृत्व बोल रहे हैं, लेकिन हम जैसा बोले तेजस्वी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्या उन्होंने ये बात कही है? और ये अगर बनाना ही है तो क्यों हिचकिचा रहे हो? हमारे एमएलए तय करेंगे, हमारे एमपी तय करेंगे, हमारे पहले तो ऐसा नहीं बोलते थे आप। पहले जब मिलजुल के आप लड़े पिछले इलेक्शंस में, वो तो ओपनली कहते थे आप कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में जा रहे हैं और नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का एक बार फिर बयान सामने आया और जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि वंदे मातरम का मेरे दादा ने विरोध किया था, इसीलिए मैं भी विरोध करता हूं। जो वंदे मातरम नहीं पढ़ते उनकी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। वंदे मातरम हमारे मजहब के खिलाफ है। रही बात जनगण मनगण हमारे देश का राष्ट्रगान है, हम सम्मान भी करते हैं और हम खड़े होकर के हम दिल से गाते भी हैं, लेकिन वो राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रगीत है। और उसके लिए हमें कोई बाध्य, कोई हमें नहीं कर सकता, कोई हमें बाउंड नहीं कर सकता कि हम उसको गाएं। वो हमारी उसकी कारण ये है कि उसमें मजहब के प्रति ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है जो कि हमारे मजहब के खिलाफ है। क्योंकि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, इसलिए हम किसी दूसरी जगह को सजदा नहीं कर सकते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में बने मिट्टी कैफे की सराहना की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने मिट्टी कैफे का अनुभव लेने के लिए अतिथियों को प्रेरित किया। राष्ट्रपति ने इस कैफे को समावेशन, समानता और असीमित संभावनाओं का प्रतीक बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लिखा है, ये कैफे दिव्यांगजन और उनके परिजनों के सशक्तिकरण को बल दे रहा है। मुस्कान और गर्मजोशी के साथ ये कैफे अतिथियों का स्वागत करता है। कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन के अंदर मिट्टी कैफे खोलने की अनुमति दी और हमें ये मौका दिया कि हम दुनिया को दिखा सकें कि हम भी कुछ कर सकते हैं। देखो, पहले मैं वर्क फ्रॉम होम करती थी, जो लोगों को लगता था ठीक है खाली बैठी हुई है तो कर लिया, घर बैठे थोड़ा बहुत कर लिया। अब नहीं, ये काम कर सकती है, मतलब नजरिया इवन की मेरी फादर की नजरों में भी मेरे लिए मतलब एक अलग स्पेशल, जैसे कहते हैं ना, कुछ तो है, चेंज नजर आता है, दिखता है। काम करते हुए बहुत खुशी होता है। आगे भी सोच रहे कुछ ऑर्डर बनाना सीखे, फिर सर्व करना सीखे, मतलब ऑर्डर बना करके दे और बाहर लोग सर्व करें। हम सेम लोग होते हैं यहाँ पे, तो हमें थोड़ा ऑड फील भी नहीं होता कि मतलब अगर हम कहीं और जॉब करते हैं या हम स्कूल में भी पढ़ते थे तो पहले हमें थोड़ा ना ऑड फील होता था। हम अपने आप को थोड़ा अलग ही लगता था कि अलग हैं हम। अभी यहाँ लगता ही नहीं है क्योंकि सबका सेम है। बीजेपी के वंदे मातरम अभियान पर मैनपुरी सपा सांसद डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि जब जब चुनाव आते हैं इसी तरह नेगेटिव प्रोपेगेंडा वाले कार्यक्रम सरकार चलाती है। साथ ही उन्होंने कहा यूपी में 24 में जनता ने ऐसा रुझान दिया कि सरकार बदले, उसी की वजह से बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई।
अक्सर देखा गया है जब जब चुनाव आते हैं तो इस तरह के नेगेटिव प्रोपेगेंडा वाले कार्यक्रम सरकार चलाती है। वंदे मातरम तो रोज होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये बेसिकली लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, और जो मूल मुद्दे हैं जहाँ युवा और रोजगार का मुद्दा है, जहाँ पे आप युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे, जहाँ आप कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई है, और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह का भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, मैं समझती हूँ इतना भ्रष्टाचार कभी किसी सरकार में कहीं नहीं हुआ। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में रणनीति चेंज करनी पड़ेगी? क्या रणनीति जिस तरह चल रही है बिहार के चुनाव में, वही रणनीति उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी? उत्तर प्रदेश में मैं समझती हूँ 2024 का जो परिणाम रहा है, जहाँ बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और कहीं ना कहीं रुझान ऐसा दिया कि सरकार बदले, कि उत्तर प्रदेश के जो परिणाम रहे हैं उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। सुल्तानपुर में 1.25 साल पहले राहुल गांधी जिस रामचेत मोची से मिले वो अब कैंसर जैसी भयावह बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं। पिछले कुछ महीनों से वो लगातार बिस्तर पर हैं। हालांकि राहुल गांधी ने कैंसर हॉस्पिटल प्रयागराज में उनका इलाज करवाया और आगे भी मदद का भरोसा दिलाया है। अमेठी के मुंशीगंज हॉस्पिटल में रामचेत की जांच हुई तो गले के कैंसर की पुष्टि हुई और फिर उनको प्रयागराज भेजा गया, जहां इलाज हुआ। गले में गिल्टी तो खत्म हो गई, लेकिन इस इलाज के बाद से वो चारपाई पर जा लगे हैं। राहुल गांधी से, नेताजी से बात करब, जैसे मशीन दे दिए ऐसे बिजली भी दे दीजिए। तो आने जाने की बिजली बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो इसी तरह से बिजली दे देंगे तो हमारी मशीन अच्छी तरह से दौड़ेगी। शाम सुबह अपना चला करके सिलाई कर करके मार्केट में बिक्री करेंगे। अभी तो हम अकेले हैं, पहले 1-2 कारीगर आते थे, काम धंधा चल रहा था सही, और जब से तबीयत खराब हो गई है तब से बंद है। भैया ने वहाँ पे इलाहाबाद में भर्ती करवाया था, 2 महीने तक वहाँ पे इलाज चला, तो उस दौरान तो यहाँ सब भी बंद था। लेकिन जब से घर पे लेकर आए हैं तो टाइम निकाल के यहाँ भी रहते हैं और पिताजी के साथ भी रहते हैं। मेरठ के नीले ड्रम कांड वाले सौरभ हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। मुस्कान नवंबर के आखिरी हफ्ते या दिसंबर के पहले हफ्ते में बच्चे को जन्म दे सकती है। जेल प्रशासन प्रेग्नेंट महिलाओं के नियम के अनुसार मुस्कान का ख्याल रख रहा है। मुस्कान का वजन करीब 22 किलो बढ़ गया है। जन्म के बाद बच्चे का जेल मैनुअल के तहत ध्यान रखा जाएगा। 6 साल तक के बच्चे को मां अपने साथ जेल में रख सकती है। मुस्कान जेल में रोजाना आरती और सुंदरकांड के पाठ के दौरान मौजूद रहती है। मुस्कान अपने बच्चे को कृष्ण जैसा देखना चाहती है। उधर आरोपी साहिल खेतीबाड़ी का काम करता है। डीएनए टेस्ट की मांग को लेकर जेल अधीक्षक ने बताया कि इस पर फैसला कोर्ट करेगा। कारागार में जो प्रेग्नेंट महिला बंदी होती हैं उनकी एक एसओपी होती है, उसी के अनुसार उनको खाना पीना दवाई आदि एक्स्ट्रा डाइट आदि दी जाती है। और डिलीवरी का ये रूल है कि जिला महिला अस्पताल में ही हम लोग कराते हैं ताकि सुरक्षित डिलीवरी हो, कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो, घटना ना हो। और उसी नियम के तहत इनकी भी डिलीवरी हम जो है नियमानुसार पूर्ण सुरक्षा में पुलिस प्रशासन से सहयोग लेते हुए जिला महिला अस्पताल में ही कराएंगे। यदि जिला महिला अस्पताल रिकमेंड करेगा तो मेडिकल कॉलेज मेरठ की सुविधा भी उपलब्ध है, वहाँ पर कराएंगे। इसमें पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग लिया जाएगा और पूरी सुरक्षा में हमारा दायित्व इनका